हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है लाल पान की बेगम। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि बिरजू की माँ को लाल पान का बेगम क्यों कहा गया है। बिरजू की जो माँ है उसको लाल पान का बेगम क्यों कहा गया, ठीक है ना। आप लोग जब कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें पता चला होगा आपको कि बिरजू की माँ को ही लाल पान का बेगम कहा जाता था, लेकिन क्यों। तो उत्तर देखिएगा। बिरजू की माँ जमीन एक सर्वे के दौड़ धूप करके 5 बीघा जमीन ले लिया, ठीक है ना। बिरजू की माँ नहीं होगा यहाँ पे, बिरजू की माँ, जमीन नहीं है, क्या होगा लिखा ने। बिरजू की माँ ने एक सर्वे के दौड़ धूप करके, ठीक है, एक सर्वे के दौड़ धूप करके 5 बीघा जमीन ले लिया। पाट रात में भी सुखाती थी, पाट जो वो दिन में भी सुखाती थी और रात में भी सुखाती थी, जिससे जीवन ठीक से गुजर सके, ठीक है, जीवन का गुजर बसर ठीक से हो सके। वह काफ़ी परिश्रम करती थी, वो बेचारी बहुत ज़्यादा क्या थी, मेहनती थी। लेकिन गांव के लोग उसकी बिजली भकभक करते देखे, करेत लिखा गया, इसको करते लिखिएगा, ठीक है ना। लेकिन गांव के लोग उसकी बिजली भकभक करते देखते, इसीलिए उसे लाल पान की बेगम कहते थे, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते थे, लाल पान की बेगम कहते थे। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पे, नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा भाव प्रकट होता है। नवान से पहले ही नया धान जुटा दिया, ये ना, ये कहानी में इसका प्रयोग किया गया होगा, ठीक ना, वहीं से ये पाठ में प्रयोग हुआ होगा, वहीं से एक पंक्ति उठाया गया है। तो कह रहा है कि इस पंक्ति का क्या मतलब है, इस पंक्ति से बिरजू की माँ का कौन सा भाव प्रकट होता है। आंसर इसका, बिरजू जब धान की बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया तो क्रोधित होकर, तो उसकी माँ क्या लिखा, तो उसकी माँ क्रोधित होकर डांटी कि नवान से पहले ही नया धान जुटा दिया, ना, नवान से पहले ही नया धान जुटा दिया। बिरजू की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की और, ठीक ना, धार्मिक प्रवृत्ति की है। बिरजू की माँ किसी प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति, मतलब धर्म सब में है ना, भगवान सब में बहुत आस्था है, उसको धार्मिक प्रवृत्ति की है। और उसकी धारणा है कि नवान से पूर्व प्रथम ईश्वर को अर्पित कर ही उसे ग्रहण करना चाहिए ना। उसकी माँ का मानना है कि नवान से पहले जो है ना धान जो क्या करना चाहिए, तो भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही जो ना उसको अपने लिए ग्रहण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिरजू की माँ मन ही मन क्यों कूढ़ रही थी। बिरजू की माँ मन ही मन कूढ़ रही थी, क्यों। तो आंसर इसका, चंपिया छोवा गुड़ लाने में काफ़ी देर कर दी। चंपिया क्या की, छोवा गुड़ लाने में काफ़ी देर कर दी। संध्या का बेला हो चला था, अभी तक बैलगाड़ी लेकर बिरजू के पिताजी नहीं आए थे। बिरजू शकरकंद के बदले मार खा कर लोटपोट कर रहा था। ऊपर मखनी फुआ पूछ रही थी कि क्या नाच देखने नहीं जाओगी। मखनी फुआ क्या पूछ रही थी कि बिरजू की माँ क्या नाच देखने नहीं जाओगी। बागर के देह में कुकुर माछी लगी थी। इन सभी कारणों से बिरजू की माँ मन ही मन कूढ़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कि लाल पान की बेगम कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है ना कि लाल पान की बेगम कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, नहीं कि कहने का मतलब है ना कि कहानी जो सारांश लिखना है। इसमें क्या करना है, कहानी का सारांश लिखना है। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, ठीक ना। ये पंक्ति जो है कहानी में आया होगा, ठीक ना। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ ये आपको बताना है। सुनिए इसका, प्रस्तुत पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखिएगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित लाल पान की बेगम एक आंचलिक कहानी है। कैसी कहानी, एक आंचलिक कहानी है। ग्राम में गरीबी ही गरीबी, ठीक ना,
गांव में क्या है, पूरा गरीबी ही गरीबी है। गांव के बाबू साहब के अलावा किसी के पास जमीन नहीं। गांव में जो बाबू साहब हैं, बड़े बड़े जो लाट साहब हैं, उसी के पास केवल जमीन है। थोड़ी सी जमीन बिरजू के बाप ने सर्वे में दौड़ धूप करके प्राप्त की। सर्वे में बिरजू के पापा, बिरजू की माँ ने बहुत ही दौड़ धूप करके, मेहनत करके कुछ जमीन वो भी प्राप्त की हुए है। पाट और धान की फसल से वह खुशहाल है, ठीक ना। बिरजू के माता पिता क्या हैं, पाट और धान की फसल से बहुत खुशी हैं। गांव के सभी लोग मजदूरी करते हैं। बिरजू की माँ उसके लिए लाल पान की बेगम, किसके लिए, गांव वालों के लिए, और बिरजू के पिता के लिए भी लाल पान की बेगम है। औरतें ताना मारती है, ठीक है। औरतें क्या करती है, गांव की औरतें ताना मारती है, व्यंग करती है, मतलब मजाक करती है। बिरजू की माँ भी कम नहीं है, बिरजू की माँ भी कम नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। तो लोग कहते हैं इस पर कि 4 मन पाठ से धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। यहाँ तक इसका लिखिएगा, 4 मन पाठ से धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की मनोभाव व्यक्त कीजिए, ठीक ना, कि चंपिया के प्रति जो उसकी माँ का क्या मनोभाव है उसके बारे में बताना है। उत्तर है, बिरजू को गाली देती हुई शकरकंद छीलने की बोली तो वह समझ गई कि आज खैर नहीं, क्योंकि उसकी माँ हमेशा की तरह गुस्सा करेगी। उसकी माँ जैसे सब दिन गुस्सा करती थी, सोची कि आज मेरा अब खैर न है, माँ हमेशा की तरह आज क्या करेगी, गुस्सा करेगी। इससे पता चलता है कि बिरजू की माँ कंजूस प्रकृति की है, किस प्रकृति की है, कंजूस प्रकृति की, तथा चिड़चिड़े स्वभाव की है, चिड़चिड़ा स्वभाव की है। बच्चों पर हमेशा क्रोधित ही रहती है, मतलब ठीक है ना, बच्चा को हमेशा डांटती धुपती रहती है। देहाती गाली गलौज भी करना भी जानती है और किसी से दबने वाली नहीं है। और उसको कोई गांव वाला बोलता है तो उसी को दबदबा देता है, उसका हस्बैंड उसको बोलता है तो उसी को दबदबा देता है, किसी से वो डरती उड़ती नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। ये सब चर्चा हुआ पाठ में, ठीक ना, कि बिरजू की माँ कहती मेरा तो भाग ही खराब है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो गोबर गणेश घर वाला उसे मिला है, ठीक है, मतलब गोबर गणेश जो है पति मिला है। कौन सा मौज मस्ती दिया है उसके मर्द ने, ये सब वो बोलती है पाठ में, ठीक ना। कोल्हू के बैल की तरह खटा कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। तो कहता है प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और पिता के संबंध में कड़वाहट दिखाई पड़ती। इस कथन से पता चलता है कि बिरजू के माँ और बिरजू के पिता में अच्छा से नहीं बनता होगा, काफ़ी कड़वाहट रहता होगा। कड़वाहट अस्थाई है या फिर अस्थाई, मतलब परमानेंट है या फिर जो है कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। इसके कारणों पर विवेचना कीजिए, इसका कारण बताइए, कड़वाहट कैसी है, सुनिए। उपर्युक्त कथन बिरजू की माँ और पिता के संबंध में कड़वाहट अस्थाई है। ऊपर जो कड़वाहट दिखाया गया वो कैसा अस्थाई है, मतलब कि क्षण भर में खत्म हो जाता है। इसका कारण है कि बिरजू के पिताजी जब पाट बेचे तो बैल खरीद लिए, पाट बेच के क्या खरीद लिए, वो बैल खरीद लिए, और बिरजू की माँ से बोले कि इस बार बैलगाड़ी पर बैठा कर नाच दिखाऊंगा, ठीक ना। बोला कि नाच देखने कहाँ जाएंगे, बैलगाड़ी पर बैठ के जाएंगे। अब पूरे गांव में शायद बैल जो है गाड़ी किसी के पास नहीं था, तो बिरजू की माँ को बहुत खुशी मिली कि पूरे गाँव में जो है, ठीक ना, अकेले अंधेरों की बस्ती में एक ही हस्ती, पूरे गाँव से अकेला हम जाएंगे बैलगाड़ी पर नाच देखने। लेकिन समय बीतने पर क्रोध करके अपने जीवन की वास्तविक स्थिति पर विचार करने लगी। वह सोच रही थी कि यदि मैं नाच बैलगाड़ी पर नहीं जाऊंगी, ठीक है, यदि मैं नाच देखने बैलगाड़ी पर नहीं जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, क्योंकि बिरजू की माँ ने पूरे गांव में सबको जो ढिंढोरा पीट दिया था, सबको बोल दी थी हम बैलगाड़ी से नाच देखने जाएंगे। अतः वह बैलगाड़ी आती है, वह दिखावटी गुस्सा करती है, परंतु जब वास्तविक बातें जानती है तथा फसल के प्रथम अन्न का दर्शन करती है, बैलगाड़ी पर उसके हस्बैंड क्या करते हैं, अपना फसल काट के लाते हैं, और फसल का जो प्रथम जो है वो अन्न का दाना का जब दर्शन करती है तो उसकी भारतीय नारी की तरह गुस्सा पिघल जाती है, वो एकदम शांत हो जाती है और प्रसन्न होकर नाच देखने चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर बताएं, पाठ के आधार पर बताइए।
द आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु लाल पान की बेगम पाठ के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश गरीबी, ईर्ष्या, द्वेष आदि से युक्त रहता है, और ये बात हकीकत भी है। बिरजू के पिताजी एवं बाबू साहब के अतिरिक्त किसी के पास जमीन नहीं है। सभी मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। इसीलिए सभी लोग बिरजू के बाप से चिढ़ते हैं, ताना मारते हैं और व्यंग करते हैं। बिरजू की माँ भी कम नहीं है। एक का दो सुनाती है। अगर कोई इसको एक सुनाता है तो उसका दोगुना ही सुना देती है। परंतु नाच देखने की लालसा सभी में है। जंगी की बहू, नरेना की बीवी, राधे की बहू, बिरजू की माँ तथा सब बच्चे में नाच देखने की क्या है तो लालसा है। दोपहर में नाच देखने के प्रश्न पर वाकयुद्ध हो चुका है ना। परंतु जब बिरजू के पिताजी बैलगाड़ी लेकर आते हैं तो सभी बिरजू की माँ को बुलाने पर आ जाती है तथा कहने पर गाना भी गाने लगती है। प्रसन्नता के आंच में ईर्ष्या, क्रोध जल कर राख हो जाता है। अतः गांव में गरीबी तथा आपसी क्रोध, ईर्ष्या के बीच भी प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालपन के कुछ उदाहरण बताइए। कहानी में बिरजू और चंपिया दोनों भाई बहन हैं। दोनों के बालपन का ना कुछ एग्जाम्पल दिया गया, उसके बारे में बताइए। तो आंसर है, जब बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी, चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंध कर अपने बाप को दिखाने लगा तथा कहा कि मिलिट्री टोपी, ठीक है, बोला ये कढ़ाई यानी कि लोहिया जो क्या मिलिट्री टोपी है। सिर पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। तो बोला ये ऐसा टोपी है, अगर सिर पर 10 लाठी भी मार दिया जाए तो भी कुछ भी नहीं होगा। सभी हंस पड़े तथा बिरजू की माँ ने कहा कि 3-4 मोटे शकरकंद देखो बेचारा शाम से ही, ठीक ना, कि 3-4 मोटे शकरकंद देखो बेचारा शाम से ही। चंपिया बोली बेचारा मत कहो, ठीक ना, इसका ये होगा ना कि सभी हंस पड़े तथा बिरजू की माँ ने कहा कि 3-4 मोटे शकरकंद देखो ने दे दो, ठीक है, 3-4 मोटे शकरकंद दे दो, बेचारा शाम से ही मांग रहा है, बेचारा शाम से ही मांग रहा है। तो चंपिया बोली बेचारा मत कहो, तुम क्या जानो, ठीक ना, कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था। इस पर बिरजू हंसने लगता है तथा कहा ब्लैक मार्टिन ने 5 शकरकंद खा लिए, ठीक है, ब्लैक मार्कर क्या किए 5 शकरकंद खा लिए। 10 नंबर क्वेश्चन में सारांश लिखना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के पात्र का परिचय अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है ना, कहानी के पात्र का परिचय थोड़ा अपने बारे में देना है। तो कहानी का पहला पात्र यहाँ पे बिरजू की माँ, कौन है, बिरजू की माँ है, ठीक ना। कहता है बिरजू की माँ लाल पान की प्रमुख पात्र है क्योंकि संपूर्ण कहानी बिरजू की माँ के समीप ही हुई है, ठीक ना, पूरा कहानी में बिरजू की माँ का चर्चा बहुत हुआ है। वह कुशल गृहिणी, मानिनी, उदार और दबंग है। वह घर का संपूर्ण कारोबार संभालती है और उसके पति जमीन लेने में हिम्मत हारने लगता है तब वह भारतीय नारी की तरह परामर्श और ललकार से उसके पुरुषत्व को जगाती है, ठीक ना, जगाती है। वह किसी के व्यंग को बर्दाश्त नहीं करती है। नाच दिखलाने के लिए समय पर नहीं आता तो रूठ जाती है, परंतु प्यार से बोलने पर प्रसन्न भी हो जाती है। अगला पात्र यहाँ पर है बिरजू के पिता। तो इस पर लिखना है बिरजू के पिता साधारण व्यक्ति हैं परंतु अपने कार्य के प्रति सचेत रहते हैं। पत्नी के सलाह पर 5 बीघा जमीन लेकर सुख से जीवन बसर करते हैं। पाट बेचकर बैल खरीदते हैं। देहाती पुरुष हैं और अपने कर्तव्य पर अडिग रहते हैं। वे अपनी पत्नी के सहयोग लेने में संकोच नहीं करते हैं। अगला है आपका 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहन और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। रेणु की विशेषता का वर्णन कीजिए, यानी कि लेखक की कुछ विशेषता के बारे में बताना है। तो लिखना फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार है तथा उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में लाल पान की बेगम जो है, ठीक ना, इसका सबसे श्रेष्ठ रचना कौन है, लाल पान की बेगम। इस कहानी के वर्णन से स्पष्ट है कि रेणु भी वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहन का जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस कहानी पर ध्यान देने से हम पाते हैं कि इसमें पूर्णिया जिले में
गांव विशेष में नाच देखने की तैयारी, साथ साथ ईर्ष्या, प्रेम तथा जीवन शैली का वर्णन है, ठीक ना, जीवन शैली का वर्णन है। केंद्रीय चित्रण बिरजू की माँ जो कुशल गृहिणी, उदार किंतु दबंग के रूप में चित्रित है। यानी मेन जो चित्रण किया गया इस कहानी में वो जो है बिरजू की माँ का चित्रण किया गया है, जो कुशल गृहिणी मतलब बहुत अच्छी जो है हाउसवाइफ है, उदार प्रवृत्ति का, थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का भी है। कुकुर, माछी, पगहिया, देह, मेघनी, दुनुर, टुनुर आदि क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार रेणु एक आंचलिक कहानीकार हैं। इस प्रकार सभी प्रश्न उत्तर खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते थोड़ा भाषा की बात पर, यानी व्याकरण सेक्शन में। व्याकरण सेक्शन में कह रहा है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए स्वतंत्र वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी वाक्य बताना है। पहला लोकोक्ति है आगे नाथ ना पीछे पगहिया। इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्र होना या कोई ना होना। बिरजू की माँ के साथ आगे ना नाथ ना पीछे पगहिया वाली कहावत चरितार्थ है। दूसरा है कथरी के नीचे दुसाले का सपना। तो इसका मतलब हुआ गरीबों के लिए सुखी जीवन की कल्पना। अरे ठीक ना, अरे रोटी की उम्मीद ही नहीं, दही कहाँ से लाएं। ठीक ही कहा गया है कि कथरी के नीचे दुसाले का सपना। अगला धरती पर पाँव ना पड़ना। इसका मतलब हुआ कि अत्यधिक, ठीक ना, धरती पर पाँव ना पड़ना का मतलब हुआ कि एक सेकेंड साइज छोटा, अत्यधिक सुख होना, उसकी नौकरी क्या हो गई, उसके पाँव जो धरती पर पड़ने ही नहीं लगे। ठीक, ये था पहला व्याकरण क्वेश्चन। अगला है 2 नंबर अब है साइमन में आइन प्रत्यय लगा हुआ है, इसी प्रकार प्रत्यय का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जैसे सेठाइन आइन लगा, मास्टराइन आइन लगा, पंडिताइन, ठाकुराइन, पंडाइन, सब में आई लगा हुआ है। अगर निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय बताइए, ठीक ना, उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे, तो प्रत्यय बताना है कि ठीक ना किस शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पड़ोसिन में इन प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगता है ना, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। पड़ोसिन में इन, पगहिया या, मुरलिया या, खिलखिलाहट आहट। निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए, कौन सा समास है। रसोई पानी द्वंद्व समास, पचकौड़ी द्विगु समास, मान मनौती द्वंद्व समास, दिया बाती द्वंद्व समास, बेटी पुतोह द्वंद्व समास। तो इसका थोड़ा सा जो है ना हल्का सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह है, ऐसा डैश रहे, ठीक ना, 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह है, जैसे माता पिता, दिन रात, मोटा पतला, मान मनौती, दिया बाती, रसोई घर, रसोई पानी, बेटी पुतोह, ठीक ना, जब भी 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह रहे तो ऐसे शब्द में जो है ना द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और जब भी जैसे संख्या का चर्चा हो, जैसे 1 2, ठीक ना, 5 8 10, उसमें होता है द्विगु समास। जैसे पचकौड़ी 5 का चर्चा हुआ, द्विगु समास। त्रिकोण 3 का चर्चा, द्विगु समास। चौराहा 4 का चर्चा, द्विगु समास, ठीक ना। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन है जोड़ू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के, कहावत का वाक्य द्वारा जो है अर्थ बताइए, वाक्य का प्रयोग करते हुए इसका अर्थ बताइए। तो जमीन और सुंदर पत्नी बल है तभी अपने पास रखें, ठीक है, नहीं तो वह किसी शक्तिशाली के हाथ में चला जाता है। ये बात सही है। अगर आपके पास ज़मीन ज़रा बहुत ज़्यादा है, आप में ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है, तो ज़मीन आपके पास रहेगा, वरना कोई आदमी हड़प लेगा। उसी प्रकार यदि आपके पास सुंदर पत्नी है, ठीक है ना, तो उस पर मेरे गाँव के हज़ारों पुरुष का नज़र रहता है और हर एक आदमी उसको पाना चाहता है, ठीक है ना। तो अगर आप में बल है, हिम्मत है, तो ही ज़मीन और सुंदर पत्नी को रखें। वही जोड़ू, जमीन जोड़ू मतलब पत्नी, तब ना कहता है जोड़ू का गुलाम, ठीक है ना, यानी पत्नी। तो बिरजू ने अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर लिया, इसे ही कहते हैं जोड़ू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। मतलब जोड़ का जोड़ है जो उसका लायक है, उसका नहीं तो फिर किसी और के। बिरजू का भाई थोड़ा यहाँ पे कमजोर था तो उसका भाई उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।